बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में चुनाव में अभी 10 महीनों का वक्त बचा हुआ है, लेकिन हर दल अपनी अपनी तैयारियों में अभी से जुट गया है। ऐसे में चिराग पासवान ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने युवाओं को अभी से ही पार्टी में शामिल करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है और कहीं न कहीं उनका प्रयास है कि उनकी लोजपा को एक मजबूत रूप में सामने लाया जाए। उन्होंने झारखंड के चुनाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और क्या कुछ रहा है खास, जानने के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे बिहार संपादक एसके राजीव का, जो इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, लगता है चुनाव को लेकर चिराग पासवान सक्रिय हो गए हैं और इसी क्रम में वो युवाओं को अपनी तरफ जोड़ते अब नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल उदय जी, कहीं ना कहीं से चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट है इन दिनों वो 100% के करीब जो है वो चल रहा है। क्योंकि आप देखे होंगे कि बिहार में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जो चुनावी परिणाम आया तो वो 5 की 5 सीटें जीत गए। झारखंड में उनको 1 सीट दिया गया तो वो भी झारखंड में भी 1 सीट जीत गए। यानी कि उसका जो स्ट्राइक रेट है वो अब 100% है। और यही वजह है कि उनका जो मनोबल है और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो अगर आप देखेंगे कंपैरेटिवली पहले जो हुआ करता था और आप देखेंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नजर नहीं आएगा, बल्कि वो बॉडी लैंग्वेज और कुछ ज़्यादा टाइट हो गया है। और यही वजह है कि चाहे मौसम सर्दी का हो तो उनको गर्मी का एहसास होता है। और अभी जो आज जो आप पीसी देख रहे हैं तो उसमें आप देख रहे होंगे कि वो सिर्फ एक कुर्ता जो है वो पहने हुए हैं। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि सत्ता जब लोगों के सर चढ़कर बोलने लगता है तो वो चिराग पासवान का जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बताने लगता है कि नहीं भाई, चिराग पासवान जो है वो अब सत्ता में खुद की बादशाहत को कायम रखने के लिए पूरी न सिर्फ जुगात में है बल्कि वो कायम रख भी रहे हैं। और देखिए आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें अभिषेक झा हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं एमएलसी के तिरहुत प्रमंडल से, तो उनको उन्होंने अपने साथ बुला करके रखा। पहले तो मीडिया कर्मियों को ये लगा कि भाई ऐसा तो नहीं कि भाई चुनाव के बीच अभिषेक जो है वो चिराग पासवान की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन बाद में यह क्लियर किया गया कि अभिषेक को इसलिए बुलाया गया है ताकि जो चिराग पासवान के वोटर हैं तिरहुत कमिश्नरी में वो इनको वोट कर सके। और उन्होंने चिराग ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील भी की कि आप लोग जो हैं वो अभिषेक को वोट कीजिए एमएलसी के चुनाव में। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि चिराग ने कहा कि झारखंड में वो 1 सीट पर लड़े थे और वो सीट उनको मिल गई, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा। लेकिन जो वहां पर हार हुई है उस हार की समीक्षा जो है वो की जाएगी और जो उसमें एनडीए के तमाम घटक दल के जो नेता हैं, जो तमाम नेताओं के साथ उसमें बैठा जाएगा, उसमें विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा की जाएगी कि आखिर में हार के पीछे की जो है वो महत्वपूर्ण वजह क्या है, किस पॉइंट पर जो है वो एनडीए चूक गई कि उनको हार का सामना करना पड़ा। और उन्होंने यह भी कहा कि 1 सीट जो वहाँ की जनता ने उनको जिताया है इसके लिए झारखंड की जनता का उन्होंने धन्यवाद भी कहा। और यह भी कहा कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है बिहार में, अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होंगे बिहार में, उसमें निश्चित तौर पर एनडीए एक बार फिर से ओवर क्राउडेड मेजोरिटी के साथ जो है वो सरकार बनाएगी। जी बिल्कुल। और अभी से ही लगता है चिराग पासवान पूरी ऊर्जा के साथ युवाओं को जोड़ रहे हैं। जिस तरह से उनका, क्योंकि पिछली बार वो नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने अपने उम्मीदवार दिए थे, लेकिन लगता है इस बार जेडीयू, बीजेपी, लोजपा और एक तरह से कहा जा सकता है जीतन राम मांझी, यानी कई दावेदार होंगे। ऐसे में सभी को सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा। राजू जी, देखिए वहां पर दरअसल में महीप गए हुए थे तो हम महीप से समझने की कोशिश करते हैं कि महीप जब वहां गए हुए थे तो उन्होंने क्या कुछ देखा, चिराग का बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा था, चिराग की जो पॉलिटिक्स है वो आने वाले दिनों में किस ओर होगी। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं। वहीं पर चिराग पासवान ने आज पीसी किया लंबे समय बाद, मुझे लगता है कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद शायद पहले या दूसरी पीसी इनकी होगी पटना में। आप जब वहां पर गए तो चिराग का जो बॉडी लैंग्वेज है, चूंकि चिराग खुद भी यूथ है और यूथ को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि भाई उनका जो एक नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो इन तमाम मुद्दों पर आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या कुछ खास रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और चिराग क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल राजीव जी, अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से तिरहुत स्नातक जो निर्वाचन क्षेत्र से तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर, उसमें एनडीए के भी उम्मीदवार हैं और जो एलजेपी आर यानी रामविलास पासवान को छोड़ के जो राकेश रोशन उम्मीदवारी अपना दावा पेश किया है, तो अब इन दोनों के बीच ये कांटे की टक्कर की लड़ाई चल रही है। और इसको लेकर चिराग पासवान ने साफ क्लियर कर दिया आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं
अभिषेक झा वही हमारे उम्मीदवार हैं और किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं रहे, क्योंकि एनडीए जो 5 दलों का है यह काफी ताकतवर है और किसी के भी दिमाग में यह न रहे कि हमारे यहाँ कोई फूट है। जब हमने पिछले जब एयरपोर्ट पर चिराग पासवान आए थे तो हमने पूछा था कि आपकी पार्टी को छोड़ के जो राकेश जी हैं वो चले गए हैं, और उन्होंने अपना दावा ठोक दिया है। वो कह रहे हैं कि हम जिस तरह से आप मोदी के हनुमान हैं और हम भी आप ही के हनुमान हैं। तो उन्होंने साफ कहा था कि यह गलतफहमी किसी को नहीं रहनी चाहिए और हमने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है, क्योंकि वो बार बार वहां जाके यही जो तिरहुत स्नातक विधानसभा क्षेत्र है वहां यही कह रहे हैं कि हम चिराग पासवान के हनुमान हैं। यानी चिराग पासवान का जो 100% अभी स्ट्राइक रेट है, चाहे लोकसभा में देखा जाए, चाहे झारखंड विधानसभा की बात की जाए, या फिर हम लोग कह लें कि अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें एनडीए का जो स्ट्राइक रेट है, तो उन सभी स्ट्राइक रेट को देख के वो काफी ज्यादा जोश में है और इसी की जो है वो भंजाने की कोशिश कर रहे थे राकेश जी। तो उसको लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि कोई गलतफहमी में ना रहे। आखिर हमारे जो 5 दलों के उम्मीदवार हैं वो अभिषेक झा हैं और अभिषेक झा को इस बार अपने साथ बैठा के इन सभी जो कयास चल रहे थे उनको क्लियर कर दिया। वहीं पे एक चीज और चिराग पासवान ने कहा, मैं अभी सुन रहा था यहाँ डेस्क पर बैठ करके उनके बाइट को, उन्होंने कहा कि भाई बेलागंज जो है, वो जो लोग बेलागंज को लेकर के बहुत सीना तान करके चलते थे तो उनके सीने को धसा दिया है वहाँ की जनता ने, और बेलागंज की जीत ने यह बता दिया है कि बिहार में 2025 में एनडीए का परचम जो है वो लहराएगा। बिल्कुल, ये 29 से 30 सालों के बीच का जो टाइम टेबल है वो काफी लंबा होता है, पीरियड जो है वो काफी लंबा होता है, और ऐसे में जब जेडीयू के कोटे में यह सीट आ जाती है तो बिल्कुल ये आरजेडी या इंडिया गठबंधन के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। आप 30 साल से वहां के सिटिंग एमएलए हैं और आपको हरा दिया जाता है। एक मनोरमा देवी आती हैं और आपको हरा के चली जाती हैं, और उसको लेकर उन्होंने साफ कहा कि यह गलतफहमी में कोई भी ना रहे। हमने 30 सालों की उनके कब्जे की हुई सीट को अपने विकास के कार्यों से है, अपने जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनके कार्यों से जो है उस पर कब्जा किया है और अपने मेहनत से कब्जा किया है। तो अब जो आने वाला 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें जेडीयू और एनडीए गठबंधन एक बार फिर से अपना परचम जो है वह लहराएगी, और इसका जो है यह बानगी ये 4 उपविधानसभा सीटों पर देखने को मिला है। मैं पे एक और जो आज बड़ी खबर सामने आई है, हालांकि इस खबर की चर्चा लंबे समय से थी लेकिन आज उस खबर की पुष्टि भी हो गई और मुहर भी लग गई। दरअसल में तेजस्वी यादव जो है वो चाचा से पहले भतीजा अब यात्रा पर निकल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि नीतीश कुमार की यात्रा हो रही है, महिला संवाद यात्रा 15 तारीख से, और कहा यह जा रहा था फिर 15 जनवरी से एनडीए की यात्रा हो रही है, तो कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार यानी एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं से माइलेज ले लेगा यात्रा के मामले में। लेकिन आज तेजस्वी यादव का जो प्लान आया है, जो रोड मैप आया है, उनका रूट चार्ट आया है, उसमें बताया गया है कि वो 4 तारीख से यात्रा की शुरुआत करेंगे, लेकिन वो कल ही देर शाम यहाँ से निकलेंगे मुंगेर के लिए, कल वहां रात्रि में विश्राम करेंगे और फिर परसों से विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो आरजेडी की क्या स्ट्रेटेजी है और तेजस्वी की इस यात्रा के पीछे का क्या मकसद है? बिल्कुल, आरजेडी की यही सीधी स्ट्रेटेजी है कि आखिर जो हमने किया है, जो हमारा जो उपचुनाव में हार मिला है, इसको हम जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके यह क्लियर करें कि आखिर कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जिस तरह से आपको 4 तारीख को मुंगेर में है, 5 दिसंबर को खगड़िया में है और 6 तारीख को बेगूसराय, 7 तारीख को लखीसराय और शेखपुरा में, इस तरह से उनका पूरे 1 हफ्ते का शेड्यूल जो है वो आ चुका है। और आरजेडी ने यह क्लियर कर दिया है कि आखिर जो भी हार की वजह है वो तेजस्वी यादव अब खुद कार्यकर्ताओं से, एक कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, क्योंकि महिला जो आधी आबादी होती है उसको लेकर जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो मीटिंग करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा 2016 में नीतीश कुमार जैसे ही मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने आधी आबादी को प्रॉमिस किया था कि हम जब भी आएंगे सत्ता में तो हम शराबबंदी कानून लागू करेंगे, और इसी का जो माइलेज है आज तक आधी आबादी का मिलता आया है कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर के भी पार्टी होते हुए भी बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, और इसी का माइलेज है। अभी झारखंड में भी आपने देखा होगा राजीव जी, मैया सम्मान योजना जो 2000 रुपए देने की बात की गई थी, वहां भी आधी आबादी ने खुलकर जो है जेएमएम की सरकार, जेएमएम गठबंधन की सरकार को जो है वह वोट दिया था। यानी आधी आबादी पर जिसका पकड़ रहेगा वही सत्ता में रहेगी, ये क्लियर है। और इसी को देखते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार यानी अपने चाचा, मुंह बोले चाचा के पहले जो है यह यात्रा की पूरी प्लानिंग की। एक बार फिर से हम यात्रा पर निकलेंगे और इस तरह से एक बार कार्यकर्ताओं के बीच, महिलाओं के बीच हम भी पहुंचेंगे और कोशिश करेंगे कि हार की वजह टटोलें। एक बड़ा सवाल है कि आपको लगता है कि आरजेडी जो है, चूंकि हार के बाद
जब 4 सीटों का उपचुनाव का परिणाम आया तो तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर आए थे तो उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि जब शेर लंबी छलांग लगाता है तो 2 कदम पीछे हटता है। तो हम हारे जरूर हैं लेकिन 2025 जीतेंगे। आपको लगता है कि जिस तरीके से झारखंड में मैया सम्मान योजना या फिर आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, वहाँ भी नारी को लेकर के एक योजना की घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा, इसी वजह से प्रचंड बहुमत दोनों जगह मिला है, तो तेजस्वी यादव महिला को लेकर के कुछ ऐलान कर सकते हैं? जैसे कि उन्होंने कहा है कि भाई अगर वो बिहार में आएंगे तो वो बिजली बिल लोगों का माफ़ कर देंगे आम आदमी पार्टी की तर्ज पर। तो आपको लगता है कि इस यात्रा में तेजस्वी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, अभी ये कह पाना मुश्किल है कि तेजस्वी की आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन तेजस्वी इस पर विचार जरूर करेंगे कि आखिरकार किन वजहों से उनकी हार हुई। और इसी को लेकर आज जो जेडीयू एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है, उन्होंने भी तंज कसा। उन्होंने साफ कहा है कि तेजस्वी जो यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा के बीच वह उम्मीदवारों को खोजें कि आखिर उनके पास कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो पाक हों, साफ हों, क्योंकि जब वो यात्रा करते हैं उनकी जो गाड़ी है वो पटरी से उतर जाती है। चाहे लोकसभा का चुनाव की बात कर ली, 40 सीटों में से मात्र 4 सीट मिला। इधर विधानसभा उपचुनाव की बात कर ली जाए तो उनमें भी उनको हार का जो है वो मुंह दिखना पड़ा। ये सारी चीजें जो है उनकी यात्रा के दौरान ही हो रही थी। वो लगातार यात्रा पर निकल रहे थे, लालू प्रसाद यादव को ले जाकर वो कैंपेनिंग कर रहे थे और इसी बीच लगातार उनकी हार जो हो रही है, तो ऐसे में वो टॉपिक खोजें और अपने सही उम्मीदवारों का जो है वह चयन करें, क्योंकि उनके पास उम्मीदवार वैसे होते नहीं हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद महिप आपका। अब हम जिस खबर की चर्चा कर रहे हैं वो खबर आज न सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि मीडिया की भी सुर्खियां बनी रही और राजनीतिक रूप से तो सुर्खियां बनी ही रही। और ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं से बीपीएससी परीक्षा और ईयूयू से जुड़ा हुआ है। दरअसल में आज सुबह एक खबर आई कि बीपीएससी ने 450 जो एक बहाली निकाली गई थी उसको रद्द कर दिया। फिर उसमें इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की तरफ से जांच बिठाया गया, उसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। तो आखिर ये पूरा क्या मामला, और इसको लेकर के पूरा बवेला मचा हुआ है, ये पूरा क्या मामला है? हमारे साथ चंदन है, पटना में क्राइम को देखते हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं। हम इनसे समझने की यह कोशिश करेंगे और वाकई में क्या बिहार में करप्शन जो है वो इस तरीके से अपनी जड़ जो है वो जमा चुका है कि जब इच्छा होती है तब किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो जाता है, जब इच्छा होती है तब धड़ल्ले से लोग नकल करते हैं। क्योंकि पिछले दिनों जो नीट में बिहार में घटना हुई थी वो घटना लोग अभी तक भुला नहीं पाए हैं। चंदन, क्या है ये पूरा मामला? ईसीएस या क्या, वो बताइए पूरा। सीएचओ जो है उसका एग्जाम होना था और 2 पाली में जो है वो एग्जाम होना था। 1 तारीख कल ही एग्जाम हुआ था और उसके बाद चूंकि पटना में 12 केंद्र जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और इसकी सूचना जो है कहीं ना कहीं आर्थिक अपराधिकारी और कई जो जांच एजेंसी उनको मिली और वो जब 3 जो परीक्षा सेंटर पे पहुंचे तो उन्होंने सॉल्वर गैंग और उनसे जुड़े हुए कई साक्ष्य जो है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो है वो बरामद किया गया। उसके बाद इस परीक्षा को जो है सीएचओ का जो एग्जाम है उसको रद्द कर दिया गया और 2 पाली में चूंकि आज ये एग्जाम। सीएचओ क्या होता है पहले ये बताइए दर्शकों को आप। जी, सबसे सीएचओ का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज आपको बता देते हैं कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति का जो है वो सीएचओ है और उसी का एग्जाम जो है 4500 पद के लिए एग्जाम होना था और 2 दिन एग्जाम था, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर, 2 पालियों में एग्जाम होना था। लेकिन जैसे ही 1 दिसंबर को एग्जाम हुआ उसके बाद 3 परीक्षा केंद्रों से जो है सूचना जो है वो कहीं ना कहीं मिली। उसके बाद जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम थी वो मौके पे गए और तो वहां पे जो सॉल्वर गैंग है उनसे जुड़ी हुई कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो है वो बरामद किया गया और जो चूंकि जो मैकेनिक होते हैं, जो टेक्निकल होते हैं और जो अभ्यर्थी होते हैं, कुल 37 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और जो आर्थिक अपराध इकाई है उसमें एफआईआर दर्ज किया गया है 28/2024 और एक एसआईटी की गठन की गई है ताकि ये मामले में जो जितने लोग जुड़े हुए हैं और कौन कौन से लोग इसमें पर्दे के पीछे से ये घटना को अंजाम दे रहे थे, तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो, इसको लेकर जो है आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से एसआईटी का भी गठन किया गया है। जी, मानवजीत सिंह ढिल्लो से आपकी बातचीत हुई, चूंकि आपने उनका बाइट भेजा है, मैं देख रहा था। ढिल्लो साहब ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर?
देखिए बिल्कुल चूंकि मानवजीत सिंह ढिल्लों जो हैं वो डीआईजी हैं आर्थिक अपराध इकाई के, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसके पीछे जो भी लोग होंगे उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको सलाखों के पीछे चला जाएगा। क्योंकि पहले भी कई क्वेश्चन पेपर जो है बिहार में लीक हुआ था और यही आर्थिक अपराध इकाई है जो कई बड़े बड़े शिक्षा माफिया को जो है अभी तक जो है सलाखों के पीछे ठेला गया है। तो इसमें भी ये जो एग्जाम हुआ है सीएचओ का, उसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और फिलहाल एसआईटी की गठन कर दी गई है और एसआईटी जो है तमाम जगहों पे छानबीन जो है छापेमारी कर रही है। जी मतलब चंदन, मेडिकल से जुड़ा हुआ ही ये पूरा मामला है, यानी कि जो नीट भी मेडिकल से ही जुड़ा हुआ था, उसमें भी बड़े पैमाने पे धांधली हुई थी और जब सीएचओ के एग्जाम लेने की बातचीत हुई थी उसमें भी धांधली, यानी कि मेडिकल को लेकर के भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंदन। मेडिकल को लेकर के एक ग्रहण जो है वो कहीं ना कहीं से फिलहाल बिहार पर लगा हुआ है और यही वजह है कि कभी नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो जाता है, तो कभी जब मेडिकल से संबंधित एग्जाम लिए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा तो उस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। लेकिन सबके बीच हमारे साथ मंजेश भी हैं। मंजेश यहाँ पर वेब पेज देखते हैं। हम मंजेश से भी कुछ खबरों को लेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आज दिन भर की जो बड़ी खबर है पूरे प्रदेश की वह क्या रही। मंजेश, चूंकि समय का बड़ा अभाव है और आप चूंकि खबरों को देख भी रहे हैं, मैं देख रहा हूं, तो आज दिन भर की जो सबसे बड़ी खबर है वह क्या रही प्रदेश से? चूंकि एक खबर की तो जहां तक मुझे जानकारी है कि बिहार के सहरसा जिले के फतेहपुर के रहने वाले थे हर्षवर्धन, जो आईपीएस थे 2023 बैच के, आज रोड दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। तो निश्चित तौर पर बिहार सहित देश के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है, दुख भरी खबर है। इसके अलावा जो बड़ी खबरें उस पर हम मंजेश से बात करेंगे। मंजेश, और क्या बड़ी खबरें रही आज दिन भर पर बिहार की? बड़ी खबरों में अगर देखें तो एक तो तेजस्वी की यात्रा जो कल से वो निकल रहे हैं, कल मुंगेर पहुंचेंगे। ट्रेंड क्या कर रहा है? चूंकि आप देखते हैं पूरे दिन इस पर, तो आज ट्रेंड कौन कौन सी खबरें कर रही है? ट्रेंडिंग में सर अगर आज का देखें तो आपको यही पॉलिटिकल में एक तो तेजस्वी यादव है, दूसरे चिराग पासवान ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कुछ देर पहले अभिषेक झा को साथ में लेकर, और उन्होंने जो साफ किया है कि उनके पार्टी के एक जो नेता पार्टी से इस्तीफा दिए बगैर या इस्तीफा देकर वहां स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से तिरहुत में अपना नामांकन दर्ज करवाया है। तो उसको लेकर चिराग पासवान ने एक सफाई दी है मेरे हिसाब से कि हम एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए की तरफ से हम अभिषेक झा को ही सपोर्ट कर रहे हैं और इससे एक साफ मैसेज जा रहा है, वो अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज या अपने वोटरों को मैसेज दे रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार जो है अभिषेक झा हैं और अभिषेक झा को ही हम समर्थन दे रहे हैं अपना। चलिए, और प्रदेश से कोई बहुत बड़ी खबरें नहीं थी आज? नहीं, वैसी और कोई खबरें नहीं है। तो देखिए, ये मंजेश है जो पूरे दिन खबरों को देखते हैं, डिजिटल पे खबर लिखते हैं, खबर छापते हैं, जिस खबरों को आप अपने मोबाइल में पढ़ते हैं। तो आज बतौर मंजेश कोई बहुत ही बड़ी खबर पूरे प्रदेश में नहीं रही। अगर आप 2-3 पॉलिटिकल खबरों की बात कर लें जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर अच्छा लगा होगा। और अगर वाकई में अच्छा लगा है तो आप हमारे यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल न्यूज बाय स्कोप स्टेट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, ताकि हम अपने परफॉर्मेंस को और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार सकें या फिर उसमें सुधार कर सके अगर गुंजाइश है तो। और फिलहाल अपने सहयोगी हीरा के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कोप। नमस्कार।